नमस्ते साथियों, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर आपके सामने। तो प्रश्नों की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु को कौन सी श्रेणी का रेखीय स्पेक्ट्रम दर्श्य क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बामर। जो बामर श्रेणी होती है वो दर्श्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक में आता है? तो जो एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 के तत्व आते हैं। तो वर्ग नंबर 1 को याद करने का क्या तरीका था? हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो के का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। तो पोटेशियम वर्ग नंबर 1 में आता है एस ब्लॉक में। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे में कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था होती है। तो हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है। आप सभी स्टूडेंटों को एक महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहूँगा कि जैसे ही 11वीं क्लास की एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी उसके बाद 16 मई 2022 से क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑनलाइन बेस स्टार्ट किया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री है। इसकी संपूर्ण जो जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। तो आप अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, जिससे 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली क्लास 12th के नए बैच से आप जुड़ सके। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भेजें जिससे वो भी क्लास से जुड़ सके और फ़ायदा उठा सके। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा गहन गुण है? तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने KMnO4, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको हम क्या मानते हैं? X पोटेशियम का होता है +1, X 4 ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। तो -8 प्लस का 1 तो +1, x - 8 बराबर 0। तो x - 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना है? +7। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +7 होगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो आप सभी जानते हो 6.022 × 10⁻23। अवोगाद्रो संख्या जिसको हम किसके द्वारा? Na के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणुीय आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा, जानना कि परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती आयनन ऊर्जा होती है। अर्थात परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा में कमी होती है। परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा में सदैव क्या होगी? कमी होगी। तो जितना बड़ा आकार होगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी कम होगी। अगला क्वेश्चन, सतह परिवर्तिता प्रक्रम के लिए ΔG का मान सदैव क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। या तो इसको आप ऐसे ले सकते हो या ऋणात्मक होता है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ये कि ΔG को हम क्या कहते हैं? ΔG को हम क्या बोलते हैं उसको आप कमेंट्स में बताइए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम को जब जलाते हैं तो कैसा रंग प्राप्त होता है? तो यहाँ याद रखना बैंगनी रंग। क्या लिखेंगे? बैंगनी रंग। पोटेशियम ज्वाला को बैंगनी रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, P खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो P ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होगा NS2Np 1 से लेकर 6। यहाँ किसी P ब्लॉक, संपूर्ण P ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की है तो क्या हो जाएगा? NS2Np 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये छोटे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और एक स्थान वाले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सत्य और असत्य।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। आप सभी जानते हो कि परमाणु में एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन। अर्थात ये बात सत्य है, तो राइट हो जाएगा कि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, सत्य। अगला BCl3 में अष्टक पूर्ण होता है, तो इसको आप यहाँ से समझें कि ये बोरोन के बाहरी कोश में बोरोन, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए बोरोन कौन से वर्ग में आता है। तो बोरोन कौन से वर्ग में आता है, 13वें वर्ग में आता है, बैंगन आलू गाजर इंथेला। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। इससे कितने Cl जोड़ेंगे, 3। तो 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl तो जोड़ेंगे, ये बंद बनाएगा। तो इसका मतलब इसके इस कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इस बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो BCl3 में अष्टक पूर्ण होता है, मतलब पूर्ण नहीं होता है, अर्थात ये बात सत्य नहीं है। तो क्या करेंगे, ये बात क्या होगी आपकी, असत्य। अगला, ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है। बिल्कुल सही बात कही कि किसी भी निकाय की जो एंट्रोपी है वो लगातार आगे की ओर अग्रसर होती है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है, तो ये बात क्या होगी, सत्य। अब एक आप ये बताना कि एंट्रोपी को हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंट्रोपी को हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं, ये बात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षारीय धातुओं का, ये बालतम की जगह होगा बाह्यतम, क्षारीय धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। बिल्कुल सही। देखो, क्षारीय धातुएं बात करें तो क्षारीय धातुएं का मतलब कौन सा हुआ, वर्ग नंबर 1। तो वर्ग नंबर 1 के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1। तो ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। अगला, एल्केन श्रेणी है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये सत्य हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्केन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि बोरिक अम्ल एक प्रोटोनिक अम्ल है। प्रोटोनिक अम्ल का मतलब होता है जो H+ का त्याग करे। और विशेष बात याद करना, जो बोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो H3BO3 होता है। ये कभी भी प्रोटोन का त्याग नहीं करता है, प्रोटोन का त्याग नहीं करता है, लेकिन ये अम्ल की बात व्यवहार करता है। तो ये देखना, ये प्रोटोनी अम्ल नहीं है। तो ये बात क्या हो गई, असत्य। क्या हो गई, असत्य। तो छोटे वाले क्वेश्चन तो जो मैंने आपको बता दिया। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, जिससे समय समय पर आपको क्लास 11th और 12th की स्टडी संबंधी जो मटेरियल है, सूचनाएं वो प्राप्त होती रहेगी। इसी के अलावा अभी तक मैंने कुल 4 वार्षिक परीक्षा के पेपर हल करवा दिए हैं, और देखने को ये मिला कि इन सभी पेपरों में लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉमन है। तो अगर आप इन सभी पेपरों को हल कर लोगे तो वार्षिक परीक्षा में आप काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आयनन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि किसी विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो आवश्यक ऊर्जा है वो आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं ये लिख देता हूँ कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सीधी सी एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना चाहिए कि एक मोल धनायन व ऋणायन के आकर्षण के फलस्वरूप, परिभाषा लिख देता हूँ, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि एक मोल धनायन और
ऋणायन के, 1 मोल धनायन व ऋणायन के आकर्षण के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। कि 1 मोल धनायन और ऋणायन के आकर्षण के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय जो मुक्त होने वाली ऊर्जा वो क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा, यदि कोई प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ कि यदि कोई प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आता है तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, BOD को परिभाषित कीजिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा आवश्यक जो ऑक्सीजन की मांग होती है वो BOD कहलाती है। इसका आप आंसर कैसे लिखोगे? तो वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप वहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हो। इसी के साथ इस पेपर के जितने भी छोटे क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ, रेगिस्तान वाले, सत्य असत्य और अत्यलघुनात्मक क्वेश्चन, वो सब मैंने हल करवा दिए। इसके बाद हम चलते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। पहले आप एक बार इनको देख लें। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप सभी को, महत्वपूर्ण बात, कि वार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने से पहले मैंने वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक वीडियो अपलोड किया था। ये जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं वो सभी आपको उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन हम उनकी बात कर लेते हैं। लघुरात्मक क्वेश्चन में एक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, कारण दीजिए। परोक्साइड प्रभाव केवल HBr दर्शाता, HFSL या HI नहीं दर्शाता। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? इसका कारण व प्रभाव बताइए। डाइबोरेन की संरचना की सचित्र व्याख्या कीजिए और अभाव सिद्धांत क्या होता है? तो ये अत्यलघुनात्मक क्वेश्चन है। इन सभी को हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप इन सभी का स्क्रीन शॉट ले लें, जिससे आपको पता चल जाए कि वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से आप वाले में पूछे जा सकते। इसके बाद चलते हैं दीर्घात्मक या निबंधात्मक प्रश्न, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला पूछा गया क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? इसके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसी में अथवा में दिया है, अष्टक नियम को परिभाषित करते हुए इसकी सीमाएँ या उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप मेरे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको एहसास होगा उसमें से लगभग 90% क्वेश्चन है वो इस पेपर में रिपीट हुए हैं। अगला, संकरण किसे कहते हैं? sp3, sp2, sp संकरण को ध्यान से व्याख्या कीजिए या निम्न पे टिप्पणी लिखिए। कि स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें। पाउली का अपवर्जन नियम, n+l का नियम, अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ये सब मैंने उसमें बताए थे आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना आता है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम बताइए और आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप को विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें छोटी छोटी बातें मिक्स की गई है। उसमें पहला है CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता कारण दीजिए। अपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ये शब्द यहाँ से थोड़ा मिस पेंडिंग है। बोरेक्स मान का परीक्षण को समझाइए। हरित रसायन को परिभाषित कीजिए और किन्हीं 2 हरित रसायनों के नाम लिखिए। ये सब क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में से, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इसी के साथ ये यही क्लास समाप्त करते हैं। उससे पहले आप सभी को मैंने बता दिया कि 16 तारीख से 16
मई से आपका नया क्लास 12 का ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 9079242041 पर अपना नाम और स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर मुझे सेंड कर दे, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा सके। इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।